अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। इनसे जानते हैं कि ईद के मौका पर इनकी क्या मसरूफियात हैं और किस तरह ये अपना ईद का दिन गुजारते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ईद उल फितर के मौका पर हुकूमत की जानिब से आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। सर, ये बताइएगा कि ईद उल फितर के मौका पर किस तरह बतौर सूबाई वज़ीर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह सारा दिन गुजारते हैं? देखिए, ईद का पहला दिन तो सुबह नमाज की अदायगी है और फितराने की, और उसके बाद ज़ाहिर घर आना है। ईद के दिन हमने थोड़ी अपनी एक्टिविटी रखी हुई है। एक तो डिप्टी कमिश्नर जो लाहौर हैं उनके साथ मुख्तलिफ ग्रेवयार्ड्स में हमने जाना है, और जो डेंगू वर्कर्स काम कर रहे हैं उस दिन, क्योंकि डेंगू जो है वो छुट्टी तो नहीं, ज़ाहिर मॉस्किटो की अपनी है वो, इस वजह से हमने 2012 से इसको SOP का हिस्सा बनाया था कि हमने जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, हमने खुद इसलिए जाके काम कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास हो कि सिर्फ जो लोअर टियर है वो काम नहीं कर रहा, जो सीनियर लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो 2-3 घंटे तो उसमें गुजर जाएंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैंने विजिट रखा ईद वाले दिन। वो इसलिए रखा है कि वहाँ थिएटर्स बन रहे हैं, थिएटर लेट हो रहे हैं, तो वो हम 24 घंटे वहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो वो उसकी जो टारगेट डेट थी वो कल मुकम्मल हो रही है। तो वो मुझे लग रहा है कि अभी 4-5 दिन ना वो ज़रा डिले है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद यानी वो फंक्शनल हो जाए। तो फिर जो उस कंपनी के CEO हैं उनको, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं PAC, मैं कल गया था वहाँ पे, तो हमने फैसला किया ईद वाले दिन फिर हम 1 घंटा वहाँ पे जाएंगे, ताकि उन पे वो जो लेबर काम कर रही है उसको भी पता लगे कि सीनियर लेवल से ईद वाले दिन छुट्टी नहीं कर रही, ईद वाले दिन भी काम कर रहे हैं आके। तो एक तो ये रूटीन है। अब ईद के वाले से ये है कि एक तो अपने हल्के में मिलूँगा सबको ईदी आफ्टरनून में, और फिर रात को एक डिनर है फैमिलीज़ का जो हमने अपने घर रखा हुआ है। मैं और बड़े भाई इकट्ठे रहते हैं, दोनों की फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं, तो वो जो करीबी बहन भाई हैं हमारे उनको हम बुलाएंगे। हाँ, बच्चों की ईदियाँ तो शुरू में हैं। बच्चों की ईदियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिकवरी के माहिर हो गए हैं बच्चे, और वो रिकवरी बड़ी कमाल करते हैं। अच्छा, तो फैमिली शिकवा नहीं करती कि ईद का दिन है और काम में मसरूफ़ है? नहीं, फैमिली आदी हो गई भी है। कभी कभी शिकवा हो भी जाता है, ये नहीं कि शिकवा नहीं होता। सही। लेकिन फैमिली के इल्म में है कि काम की नौयत ऐसी है कि इसमें आपको देखना एक जिम्मेदारी है, इज़्ज़त भी है। अल्लाह ताला हर एक को ये इज़्ज़त नहीं देता। बिल्कुल। तो फिर उस इज़्ज़त का मान रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आपको ना ओहदों से चिमटना नहीं चाहिए। जैसे बसादब हम चिमटे रहते हैं ओहदों से और करते भी कुछ नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है ना कौम को ना मुल्क को। सही। ईद का दिन सेलिब्रेट भी करते हैं फैमिली के साथ भी, और काम भी साथ जारी है। काम भी साथ जारी है। इस ईद पर क्या आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया जा रहा है? देखिए, मेरा डिपार्टमेंट जो है ना, अगर उसकी बात करें वो तो हम ज़ाहिर काम कर रहे हैं। कैंसर अफसर हमने अनाउंस किया है, सरगोदा में कार्डिक इंस्टीट्यूट किया है, जो पूरे पंजाब में पिछली गवर्नमेंट ने रेनोवेशन शुरू की थी, उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। तो मेरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम पब्लिक के लिए काम करेंगे। डेंगू पे अगर हम ईद के दिन काम करेंगे तो उसका भी फ़ायदा एक आम आदमी होगा। उसके साथ साथ अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा उम्रे की अदायगी के बाद खैर से वापस पहुँचे, और उम्र की अदायगी के साथ उन्होंने जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं एक्सीलेंसी, उनसे मीटिंग की है। तो बेसिक है कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो इशू जो है महंगाई है। क्यों महंगाई? इसलिए एक तो पर कैपिटा कम हुई है, वक्त के साथ महंगाई में इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो हुई है। तो इनडायरेक्टली भी अगर आप काम करेंगे तो फ़ायदा पब्लिक को ये होगा कि अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो मुल्की इन्वेस्टर है वो कारोबार करेगा, तो ऑटोमेटिकली मजदूर की मजदूरी भी बेहतर होगी। तो फौरी रिलीफ तो आपको पता है रमज़ान में जो फूड हैम्पर्स थे उसकी शक्ल में हमने किया है, और फौरी रिलीफ तो हमने वो दिया है। लेकिन ईद का असल जो खुशी उसका लफ्ज़ मानी है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि अपनी इकॉनमी को हम बेहतर करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, मरियम बीबी दिन रात काम कर रही हैं। लोगों को असल खुशी बेसिक इस बात पे होगी कि उनकी जो ज़िंदगी का मामला था ना वो बेहतर हो, गुर्बत में कमी हो, बिल्स एक स्टेबल हो, सस्टेन एक माशरा बन सके। तो मेरा ख्याल है असल खुशी ये है। आप नहीं समझते कि जो गरीब आवाम है उनके लिए दिन ब दिन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, तो ईद की खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? मतलब लोगों, महंगाई इतनी और लोग जो है आवाम पिसी हुई है। तो ये भाई वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तू कादर और आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। तो ईद का ताल्लुक भी आपकी अंदर ही खुशी से है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो वक्त के साथ साथ मुल्क जिस नहज पे पहुँच गया है, एक आम आदमी है जिसके पास तन ढांपने को नहीं है पूरे कपड़े और अपना घर चलाने के लिए, उसके लिए ईद के जो मानी है ना वो
बहुत कम मुख्तलिफ है। हैं। एक मजहबी वाले से तो उसके लिए ज़ाहिर है वो नमाज भी पढ़ेगा ईद की, लेकिन इस तरह सेलिब्रेट वो लोग कर रहे हैं जो खुशहाल लोग हैं तो वो सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है ईद की जो असल खुशी है रूलर्स के लिए जो इसको गवर्न कर रहे हैं या मुल्क को चला रहे हैं कि वो ईद वाले दिन भी अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम करें। तो असल ईद यही है जो वही हम बदल दे सकते हैं। मुल्क 76 साल पीछे जा चुका है, अगर हमने पूरा साल 24 घंटे काम ना किया तो मेरा नहीं ख्याल की चीज़ें, क्योंकि मुल्क की जो सिमत है वो बेहतर नहीं है। सर आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो क्या समझते हैं कब तक ये बेहतरी आएगी और कितना अर्सा लगेगा मुल्क को स्टेबल होते हुए और जब अवाम खुशहाल यार होगी? तो ये भाई इसमें ना ये बड़ी एक आपने जो सवाल किया ना इस पे बहुत लंबी डिस्कशन होनी चाहिए। देखें एक तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि अपनी चीज़ों को बेहतर करें, करप्शन को कम करें, लीकेज को कम करें। ये एक बदकिस्मती से माशरे में कोई माने ना माने करप्शन तो सरायत कर चुकी है और उसको रोकना और उनकी गर्दनों को तोड़ना, मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये लफ्ज़ कभी पहले इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जब दोबारा मैं आया हूँ 5-5.5 साल तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में बदकिस्मती से ख़राबी बहुत बढ़ चुकी है। और अब आपके इल्म है कि हम डेली 5-7 लोग जो एविडेंस करप्ट लोग हैं उनको हम सस्पेंड कर रहे हैं, उनको पीड़ा लगा रहे हैं। उससे डर खौफ, उस डर खौफ को मज़ीद करना चाहिए। आप नहीं समझते कि ओपोजिशन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और हुकूमत को बेहतर तरीके से लेके चला जा सकता है, बजाय इसके कि आपस में सियासी जमातें एक दूसरे पर बहतान लगाएं, इल्ज़ामात लगाएं और निज़ाम मज़ीद बदहाली का शिकार हो? कोशिश भी की जा सकती है हुकूमत ने हमेशा कोशिश की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा बड़े तदब्बर और मुदब्बराना तरीके से मामला को आगे बढ़ाया। 2013 में भी जब पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं थी तो चूँकि उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीती थी, एमपी की जो सीट्स थी तो उसमें उनको गवर्नमेंट दी गई थी, लेकिन जब उनका वक्त आया तो उन्होंने जितना विक्टिमाइज़ कर सकते हम सबको विक्टिमाइज़ किया। तो क्या ये बदला लिया जा रहा है? देखें अब जो लोग इस तक जेल में है ना वो अपने जुराइम की वजह से हैं। और वो जुराइम क्या है? देखें हम भी सारी ज़िंदगी अपोजिशन के लिए हमने काम किया है, हमने एंटी मार्शल्ला में हमने जेलें काटी, हमने एंटी मार्शल्ला मुकम्मात को सामना किया, लेकिन हर चीज़ की लिमिट है। जब आप घरों पे हमले करने शुरू कर देंगे, अपनी एयर बेस पे हमला करेंगे, अपने शोहदा की बेतौकीरी करने की कोशिश करेंगे, तो वो मैं हूँ या कोई हो वो फिर लॉ से बब नहीं है। इस वक्त जो लोग तैयब भाई केसेस है ना, आप देखें अभी कुछ लोगों को माफ़ भी किया और मैं कहता हूँ ये ऐसा कदम है आर्मी चीफ का। ईद का मौका था, जो कम जराइम में लोग थे, लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ ने खुद करना है कि उन्हें हार्ड स्टांस लेना है या उन्होंने एक आइन कानून के मुताबिक चलना है। जो उन्होंने KPK में उनको अक्सरियत मिली, ज़रा उनके मैंडेट को तस्लीम किया गया, वहाँ पे जो उन्होंने वज़ीर लगाए उनकी भी जो तबीयत है सबको पता है। तो आप एक ऐसे बंदा लगा देते जो तवाज़न मुतवाज़न था, तो उनके जो अपने फैसले हैं ना वो बोलते हैं इस बात के कि उनकी सोच क्या है। इमरान खान साहब जेल में हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो अपने जुर्म की वजह से सलाखों के पीछे हैं या कुछ सियासी शिदत पसंद? देखें मेरे ख्याल में तो खान साहब को ना अंदर एक सोचने का मौका मिला है, उनको अपना खुद एहतसाब करना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग भी जब जेलों में थे कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होगी, हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने हम पे रहमत करम किया। आप जेल में हैं तो आप सोचना ज़रूर चाहिए, आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि जो आपका वे ऑफ पॉलिटिक्स था क्या वो ठीक था, या जो घड़ा आपने किसी के लिए खोदा क्या आप उसमें खुद गिर गए। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, ये उनके लिए बेहतर होगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो मेरा मामला तो उनके मज़ीद ख़राब हो गया। कैंसर हॉस्पिटल की आपने बात की, तो जो कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाने लगे हुकूमत की जानिब से, उसका बजट क्या है? क्या वो शौकत खानम के टक्कर का अस्पताल बनेगा या उससे अच्छा बनेगा, या क्या क्या सहूलियात? शौकत खानम एक अच्छा काम कर रहा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, NGO चला रही है, जो अच्छा काम उसको अच्छा कहना चाहिए। इस बात नहीं कि वो आपके दूसरी मुखालिफ पार्टी है उन्होंने बनाया, वो अच्छा काम कर रहा है तो एक तो किसी से मुकाबला नहीं है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम करेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें नई ला रहे हैं। एक तो इब्तदाई तखमीना जो इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का वो 50 बिलियन रुपीज़ है, तो लेकिन ये मज़ीद आगे जाता जाएगा, तो इसको अपने 2-2.5 साल में मुकम्मल करना है। इसमें बाकी स्तरों से जो मुख्तलिफ चीज़ें है, ये शौकत खान से मुख्तलिफ चीज़ है, उनका अपना प्रोटोकॉल, और शायद उनका प्रोटोकॉल इंटरनेशनल है। वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा जो कैंसर पेशेंट है जिसने शायद सर्वाइव नहीं करना है तो अल्लाह के हाथ में, तो उसको बाज़ अस्पताल नहीं लेते, और उसमें उनकी मेरा नहीं ख्याल को बदनीति शामिल है। उन्होंने अपने बेड स्ट्रेंथ को देखना होता है, लेकिन ये अस्पताल बन रहा है पब्लिक सेक्टर में, इसमें पैसा मामला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, तो इसमें हम 250 बेड जो है वो हॉस्पिटल्स कहते हैं, वो होता है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर ये है कि एक बंदा खुदा न खास्ता उसका बचना मुश्किल भी है तो उसकी नर्सिंग केयर, उसकी जो पेन मैनेजमेंट है वो की जाए। तो फ़ेज़ 1 हमारा सबसे पहले यही है, OPD, हॉस्पिटल्स मीन पैलिएटिव केयर और फिर बाकी अस्पताल। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात करें तो क्या वो सियासत को खैराबाद कह रहे हैं, साइड पे हो रहे हैं? उनके बारे में तासुर पाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन हारने के बाद सियासत से आउट हो गए हैं, क्या कितनी सदाकत था इस बात? नहीं भाई, जैसे जो लोग हैं वो बॉर्न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं,
वो सियासत को कभी नहीं छोड़ सकते। उनको ये ज़रूर हो सकता है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन अपनी जमात या जो अपनी पॉलिटिक्स है वो तो कभी भाई नहीं छोड़ सकते। और अभी फ़िलहाल ज़ाहिर है कि वो अपनी थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं अपने कारोबार वगैरह पे। आखिर में ये बताते जाएँ कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, उसकी कारकर्दगी पर, और कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत लीगल तरीके से नहीं बनेगी, उन्हीं के लिए क्या पैगाम है? जी, उनके लिए पैगाम यह कि आप एक हेल्दी अपोजिशन का किरदार अदा करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करें, अपने मामलात को देखें, अपनी जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसको कमी करें, अदारे भी देखेंगे, अदालतें भी देखेंगी, पब्लिक भी उसको देखेगी। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई का वक्ती फ़ायदा ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों में बहुत हो कि जी बड़ा बहादुर है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके मुल्क की इकॉनमी को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क की इकॉनमी को एक ही तौर पर फ़ायदा है, जो आपने बात किया वो इत्तेहाद है, यूनिटी है। हाँ, एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक पार्लियामानी अल्फाज में रह के जिस नहज तक लड़ाई खान साहब ले गए हैं वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं। नहीं जी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।